नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब देंगे हम। लेकिन पहले देखते हैं आज क्या है खास शो में। म्यूचुअल फंड बढ़ाएंगे निवेशकों में भरोसा, कर्मचारी भी लगाएं कंपनी के फंड में पैसा, और कैसे ले एनआरआई टर्म प्लान। तो इन तमाम मुद्दों पर आज जर्मनी में होगा हमारा फोकस। और आज हमारे साथ शो पे शामिल हो रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। फंड हाउसेस ने अपने एजेंट्स और कर्मचारियों को कंपनी के फंड में निवेश करने को कहा है। फंड हाउसेस का ये मानना है कि ऐसा करने से निवेशकों में फंड के प्रति भरोसा बढ़ेगा और वो फंड को खरीदेंगे। लेकिन फंड हाउसेस की ये दलील कितनी सही है, आइए इसी पर करते हैं चर्चा। तो हेमंत जी, ये जो कदम उठाया जा रहा है फंड हाउसेस की तरफ से, साफ तौर से निवेशकों का रुझान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और एक तरह से जो भरोसा है फंड हाउस के प्रति वो बढ़ जाए, इसके लिए किया जा रहा है। लेकिन ये कदम कितना कारगर साबित हो सकता है? क्या केवल कर्मचारियों और एजेंट्स के इन्वेस्टमेंट को देखकर ही निवेशक निवेश करने का फैसला ले लेते हैं? नहीं कविता, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो भी कदम उठाया गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडस्ट्री ने कदम उठाया, कुछ प्लेयर्स ने कदम उठाया है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को कहा है कि आप इस फंड में पैसा डालिए। तो ये मुझे लगता है कदम अपने आप में अच्छा कदम है। लेकिन जैसा आपने कहा कि वही एक कारण नहीं हो सकता कि आप उसके लिए फंड खरीदें। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड का कोर बिजनेस क्या है। उनका बिजनेस है फंड मैनेजमेंट, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि जो इन्वेस्टर जाके टच एंड फील करके देख लें कि कैसा दिखता है। ये बात सही है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं देखने के लिए कि किस तरह की उनकी फंड की परफॉर्मेंस रही है, चाहे वो पास्ट परफॉर्मेंस देख लें या उनका पोर्टफोलियो देख लें या उनकी फिलॉसफी देख लें। तो उनके पास जरिया है, ये चीजें हैं, देख के डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में हमेशा ये दुविधा रहती है इन्वेस्टर्स को कि आगे जाके ये फंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं वो एक दिल में एक रहता है सवाल कि ये कमिटमेंट जो है फंड की या फंड मैनेजर की वो रहेगी कि नहीं रहेगी। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि जो जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उसके अपने फंड मैनेजर या उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि फंड मैनेजमेंट जो बिजनेस है कहीं ना कहीं काबिलियत के अलावा कॉन्फिडेंस का भी एक उसका बहुत अहम हिस्सा रहता है वहां पे। तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा, भरोसा तो बढ़ सकता है। लेकिन हेमंत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कैसी होती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा होता है फंड का, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है। हाँ, एक भरोसा तो बढ़ ही जाएगा निवेशक में कि अगर कोई एजेंट उन्हें उनके पास फंड बेचने आता है, वो भी कहे कि मेरा भी पैसा इसमें लगा हुआ है, तो निवेशक एक बार सोच सकता है। लेकिन जो कॉल लेने वाली बात है वो किन बातों पर निर्भर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा, ये थोड़ा भरोसा आपका बढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज और भी देखनी है हमें, जब सिर्फ इसलिए क्योंकि एम्प्लॉइज उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, हाँ। अगर हम ये मान के चलें कि इस फंड की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हमें ये भी देखना पड़ेगा, आज के जो फंड मैनेजर हैं वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं। वो सिर्फ इसलिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे आपको क्योंकि उनका अपना पैसा लगा है या उनके कुलीग्स का पैसा लगा हुआ है। एक किसी भी फंड मैनेजर जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसकी अपनी करियर ग्रोथ, उसके फंड कैसे करते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है उनका कोर बिजनेस है फंड मैनेजमेंट, वो भी चाहेंगे कि जो उनके जो फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये सब कोशिश तो हमेशा जारी रहती है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ इतना सा एक स्टेप है कि जो आपसे अपने फंड के बारे में बात कर रहा है उनका पैसा भी यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, जैसे आपने भी कहा और मेरा भी ये मानना है कि खाली आप ये देख के पैसा मत लगाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा फंड मैनेजर है उनके फंड में आप लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, आपने सुटेबिलिटी देखा नहीं और ये सोच के लगा दिया क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ यहाँ पे, इसलिए पैसा ना लगे। दूसरी बात, ये शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि आगे जाके और फंड हाउसेस भी इसको फॉलो करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आए कि सारे फंड हाउसेस ने अपने एम्प्लॉयज को बोलना शुरू कर दिया कि आप पैसा लगाएं, तो फिर तो डिफरेंशिएशन कुछ रहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक, जैसा आपने कहा, जो कोर कॉम्पिटेंस ऑफ फंड मैनेजमेंट की या जो मुद्दे हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना ही है। सिर्फ ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा सकता है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर होटल का मालिक भी वहां पे खा रहा है, हाँ। तो शायद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। बट आई थिंक एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा पॉजिटिव स्टेप तो डेफिनेटली। बिल्कुल, लेकिन फंड खरीदने का जो आपका फैसला है वो साफ तौर से फंड की जो पास परफॉर्मेंस है उस पर आधारित होना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी एजेंट और कर्मचारी की बात में ना आकर खुद भी फंड को लेकर थोड़ी सी तफ्तीश कर ले तो मेरे ख्याल से खरीदने का जो आपका फैसला है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फंड मैनेजर के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी होती है। फंड की परफॉर्मेंस निर्भर नहीं होती है अगर उसमें एजेंट का पैसा हो या कर्मचारी का पैसा हो। यहाँ पे फंड मैनेजर के
हिसाब से भी अगर हम सोचा जाए तो फंड को चलाने के लिए उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह के कदम से फंड की परफॉर्मेंस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, जैसा मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा सिर्फ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की बात है। एग्जैक्टली। लेकिन जब भी आप कोई फंड खरीदे तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है कि आपकी किस एसेट क्लास में आपको पैसा लगाना है। उसके बाद आके आप फंड चुनेंगे। फंड में भी आपको ये देखना है कि कौन से फंड हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप पैसा, अगर मान लीजिए इक्विटी की बात कर रहे हैं, तो आप लार्ज कैप में लगाना चाहेंगे या मल्टी कैप में लगाना चाहेंगे, या किस तरह के फंड में आप पैसा लगाना चाहेंगे। आई थिंक उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आप एज इन्वेस्टर आपका पूरा ध्यान जो है उन बातों पे रहना चाहिए। सिर्फ ये फर्क है, अगर आप उस फंड में पैसा लगा रहे हैं, एम्प्लॉइज ने भी पैसा लगाया है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस। मिस सेलिंग पर रोक लग सकती है इस तरह के कदम से? दोनों चीजें हैं, मिस सेलिंग हो भी सकती है। exactly. जैसा मैंने कहा कि अगर कोई बड़े फंड मैनेजर हैं, उनका नाम लेके अगर ये कहा कि फंड बेचा जाए कि उनका पैसा इसमें लगा है, तो कहीं मिस सेलिंग भी हो सकती है। तो दोनों तरफ से मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंड कंपनीज की तरफ से और इन्वेस्टर की तरफ से भी दोनों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको एक निवेशक के तौर पर थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और फंड की परफॉर्मेंस आपको देखनी होगी। उसके साथ ही आप एजेंट्स और कर्मचारी की इस वाली बात पे ना आकर अगर खुद अपने आर्थिक गोल को ध्यान में रखकर निवेश करें तो शायद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में आसानी हो और तब जाकर आप सही फंड का चुनाव भी कर पाए। यस, गुड इवनिंग। बताएं, क्या सवाल है आपका? मुझे एसआईपी के बारे में पूछा था। एसआईपी के बारे में आपको पूछना है? हाँ। कुछ अपने बारे में बताएंगे, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र क्या है? 500 से 4 फंड से आई हैव टू डिपॉजिट फॉर 500 रुपीज इन 4 फंड्स। ठीक है, तो आप 2000 रुपीज मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन 4 फंड्स, राइट? हाँ, लंबा अवधि के लिए मोर देन 5 इयर्स। मोर देन 5 इयर्स, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? How old are you? 20. वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि एसआईपी और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने कहाँ से सुना? बिकॉज यू आर वेरी यंग रोजल। हाँ। कहाँ से सुना आपने, कहाँ से समझा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में? रोजल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? वहाँ लगता है कोई ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास आ गया है। हेमंत, बहुत अच्छी बात है, 20 साल के हैं और एसआईपी करना चाहते हैं। ड्यूरेशन उन्होंने 5 साल के लिए अपने लिए लंबी अवधि का समय रखा है। 5 साल से ज्यादा कह रहे हैं कि मैं निवेश कर सकता हूँ। योर मनी में इस तरह के दर्शक जो सवाल पूछते हैं तो हमें फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने में काफी मदद मिल जाती है। यहाँ पर रोजल के जैसे तमाम दर्शक हैं जो इतनी कम उम्र में कोई तो अपनी पॉकेट मनी बचाना चाहते हैं और उसका निवेश करना चाहते हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए रोजल की? केवल 20 साल के हैं और 2000 रुपए हर महीना निवेश करना चाहते हैं। देखिए कविता, सबसे अच्छी बात यह है कि 20 साल की उम्र में अगर वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत ही एनकरेजिंग साइन है। बिल्कुल। उसके 2 फायदे हैं, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जितना जल्दी आप शुरुआत करें उसको फायदा होता है। उसका फायदा किस तरह से होता है? एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होता है, क्योंकि आप यंग हैं, आपके पास काफी लंबा समय। हालांकि इन्होंने 5 साल की बात की है, तो मैं इनका रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फिर से उसको देखें, वो क्या करना चाहते हैं। हाँ। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो लंबा समय आपके पास होता है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होता है। यानी जो रिटर्न के ऊपर रिटर्न आप कमाते हैं जितने लंबे समय में, मुनाफे पर मुनाफा, उसके ऊपर आपको बड़ी सी रकम आप बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आप यंग हैं और लंबा समय आपके पास है, अगर आप चाहें तो इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इस स्टेज पे ये एक 2000 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल। जब आप यंग एज में शुरुआत नहीं करते हैं, जब मान लीजिए 30 या 35 साल में शुरुआत करते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी जिम्मेदारी होती है, तो आप रिस्क लेने से डरते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास सही मौका है, समय आपके पास है, यंग है, कम पैसा लगा रहे हैं, रिस्क ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जब तक ये 30 साल की उम्र में पहुंचेंगे तब तक इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इक्विटी एज एन एसेट क्लास कहीं बेहतर होगी। बिल्कुल। तो एक तो फायदा जैसा मैंने कहा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दूसरा, आप सही एसेट क्लास, जो एसेट क्लास में आपको पोटेंशियल अच्छा दिखे, यानी जहां पे आपको अच्छी रिटर्न मिल सके, वहां पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं करना है कि आप आज 2000 रुपए तो आपने वहां से शुरुआत कर दिया। जैसे इन्होंने कहा 4 फंड में इनको पैसा लगाना है, तो ये गलत फहमी इन्वेस्टर्स के दिमाग में रहती है कि जितने ज्यादा फंड में पैसा लगाएंगे उतनी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। हम ये ना भूलें कि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड जरिया है इन्वेस्ट करने का। यानी जब आप 2000 रुपए भी लगाते हैं तो आपका पैसा 30, 40, 50 कंपनीज में जाता है। एक जैसे बहुत सारे फंड लेके आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलती है। इनफैक्ट उसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिन फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है वो भी आपके पोर्टफोलियो में आएंगे, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न पे आपको फर्क पड़ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि ये एक प्रोसेस को फॉलो करें, यानी अपने गोल्स को डिफाइन करें। राइट।
हमारे सबके गोल रहते हैं। बिल्कुल, हमारी बात हो नहीं पाई वरना मैं उनसे उनके गोल भी पूछना चाह रही थी। रोजल, आप फोन लाइन पे हैं मेरे साथ? हेलो रोजल, कैन यू हियर मी? हाँ, मुझे बताइए कि आपके किस फाइनेंशियल गोल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आई थिंक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जैसा कि आपने सही कहा कि उनके गोल्स काफी क्लियर होने चाहिए, जो कि शायद आगे चल के वो हमें बता भी दें। लेकिन फिलहाल किन फंड में उनको निवेश करना चाहिए अगर इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच हो तो? देखिए, अगर मैं ये मान के चलूं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, जैसा मैंने पहले कहा 5 साल का टाइम हॉराइजन ठीक है, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो 2.5 साल के करीब होता है, क्योंकि जो आखिर की जो इंस्टॉलमेंट है उसको तो टाइम मिला ही नहीं ग्रो करने के लिए। तो मैं ये चाहूंगा, पहली बात, अगर उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो इस समय को बढ़ाएं। और गोल से अलाइन करने का फायदा ये होता है कि आप जब मान लीजिए 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बीच में जब मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा तो आपसे घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है मुझे अभी 7 या 8 साल तक और इन्वेस्ट करना है। 3-4 फंड में इनको बता रहा हूं। पहली बात तो मैं बता दूं कि हर फंड में आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत कम फंड है जो आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने देंगे। ज्यादातर फंड में 1 या 2 हजार आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फंड सिलेक्शन के हिसाब से मैं इनको यहाँ पे 3-4 फंड बता रहा हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस देख सकते हैं, ये एक मल्टी कैप फंड है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। कोटक सेलेक्ट फोकस को आप देख सकते हैं, और आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप। ये 4 फंड है। चारों के चारों फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, 2000 के लिए आप सिर्फ 2 ही फंड रखिए शुरुआत में, 4 फंड में शुरुआत मत कीजिए। चलिए रोजर, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो तमाम एसआईपी करने के लिए फंड्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, और आपको 500 रुपए की नहीं लेकिन कम से कम 1000 रुपए की 2 एसआईपी करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। हाँ जी मैम, गुजरात से बोल रहे हैं। गुजरात में कहाँ से? गुजरात से अमरेली जिला से। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने बड़ौदा प्राइमरी को फंड लिया है और दूसरा फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ लिया है। ओके। और मेरा ये प्रश्न था मैडम कि फ्रैंकलिन इंडिया मैंने अभी अभी लिया है, और मैंने बड़ौदा वाला करीब 30 महीना हो गया। तो क्या करना चाहिए? बड़ौदा में से निकलना चाहिए कि? बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। साथ ही आपने कहा है कि आपके पास एलआईसी की कोई पॉलिसी भी है। व्यास जी, कौन सी पॉलिसी है? एलआईसी की बीमा गोल्ड है। बीमा गोल्ड है आपके पास? कब खरीदी थी? करीबन 8 साल पहले खरीदी। 8 साल पहले आपने खरीदी थी। और इंश्योरेंस में और कौन कौन सी पॉलिसी आपके पास है? टर्म प्लान है, हेल्थ प्लान है? नहीं मैडम, टर्म प्लान तो नहीं है, हेल्थ प्लान अभी अभी लेना चाहता हूँ बजाज का। तो आपने जो इंश्योरेंस में 1 लाख रुपए की रकम डाली हुई है वो क्या है? मैडम, वो पोस्ट में, अपने जैसे कि पोस्ट में बीमा नहीं आता PRL। हाँ, उसमें डाला है। उसमें, हाँ जी। ठीक है। जो 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं व्यास जी, वो क्यों कर रहे हैं आप? मैडम, वो सब खास तो नहीं है, लेकिन मैं सेविंग के लिए कर रहा हूँ। सेविंग्स के लिए आप कर रहे हैं। आपको मैं दाद देना चाहूंगी, आपने जो डिटेल्स हमें भेजी हैं उसके मुताबिक व्यास जी आपकी कमाई केवल 8000 रुपए महीना है, लेकिन आपने एक निवेश रणनीति अपने लिए तय की हुई है। आप कितना बचा पाते हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत की है। और हेमंत, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल सही कविता, आई थिंक बहुत अच्छा उदाहरण है। हमने बहुत बार इन्वेस्टर्स को देखा है जो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरुआत ही नहीं करते। ये कह के कि हमारे पास कुछ इनकम बहुत कम है या बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। उससे क्या होता है, वो डिले करते हैं और कहीं ना कहीं उसको काफी जाके नुकसान होता है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि 8000 रुपए की इनकम के बावजूद ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी इसमें 2 चीजें हैं, जैसे हमने पहले बात की, जल्दी आप शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पैसे से आप बड़ी रकम बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मुझे लगता है हर इन्वेस्टर्स को इनसे सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके पास उतना पैसा नहीं भी है तो भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को आप शुरुआत कर दें। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, इन्होंने कोई खास गोल नहीं रखा है अपने लिए। जैसे हमने पहले बात की, किसी भी इन्वेस्टर को शुरुआत करने के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पे करें, अपने गोल्स को डिफाइन कर लीजिए। क्या करना चाहते हैं पैसे से, कितना समय के लिए आप पैसा लगाना चाहते हैं, कितना गोल के लिए पैसा चाहिए। उससे आपको क्या होगा, आप सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 2-3 साल के लिए आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपने रिस्क ले लिया, या 5 साल का पैसा, जैसे इन्होंने कहा, अगर मैं ये मान के चलूंगी इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है, इनके दो जो है रिकरिंग डिपॉजिट चल रहे हैं, तो इनके बैलेंस, इनके पोर्टफोलियो में आप देखिए टोटल कंट्रास्ट है। एक तरफ आरडी है, एक तरफ बैलेंस है, एक तरफ इक्विटी है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपने गोल्स को डिफाइन नहीं करते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा व्यास जी आपको कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा देखिए। बैलेंस फंड की जो आपने बात की, मुझे लगता है टाटा बैलेंस फंड एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगी। इक्विटी फंड जो आपने चुना है वो बिल्कुल सही है। रिकरिंग डिपॉजिट की जगह मैं चाहूंगा म्यूचुअल फंड के जो हाइब्रिड फंड है, स्पेशली जहां पे इक्विटी आर्बिट्राज और जो डेट का कॉम्बिनेशन रहता है, वो आप लगाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा।
व्यास जी, तमाम फंड के नाम आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। आप इनमें अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और जैसा सा हो सके अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अमर केतकर का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल भेजा है। ये कह रहे हैं कि एक एनआरआई है और टर्म इंश्योरेंस इन्हें लेना है। कुछ कंपनियों ने इन्हें इनकार कर दिया है टर्म प्लान देने से, तो कैसे ले सकते हैं अपने लिए ये टर्म इंश्योरेंस प्लान? जानना चाहते हैं योर मनी से। हेमंत, क्या वाकई ऐसा होता है कि एनआरआई को टर्म प्लान मिलने में दिक्कत होती है? नहीं, ऐसी कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट उन्होंने एक चीज जो यहाँ पे ऐड की है, उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई एनआरआई अकाउंट नहीं है। देखिए, एज पर रूल्स जब भी आप एनआरआई स्टेटस आपका बनता है तो आपके अपनी जो रेजिडेंट अकाउंट है उसको आपको रीडेजिग्नेट करने की जरूरत है एज एनआरआई अकाउंट। जैसे ही वो ये कर लेंगे, इनको टर्म प्लान लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे, क्योंकि ये अगर इंश्योरेंस कंपनी को ये डिटर्मिन करना है कि आप एनआरआई हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको वो अपना ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जो अकाउंट है वो एनआरआई है। आप एनआरओ से शुरू करते हैं, बाहर जाके जब आप पैसा भेजते हैं तो आप एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट भी खोल सकते हैं। उससे ये फर्क है कि आप पैसा रिपेट्रिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन एनआरई अकाउंट खोलना इनके लिए जरूरी है। वो कर ले, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी भी अगर इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिन कंपनी को उन्होंने अप्रोच किया होगा, क्या उन्होंने उनको ये सलाह नहीं दी होगी? मुझे लगता है दी होगी, डेफिनेटली दी होगी। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जब आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करते हैं तो आपको डिफरेंट व्यूज मिलेंगे आपको। आज भी अगर आप कुछ इंश्योरेंस कंपनी को फोन करें तो कुछ लोग कहेंगे ये अलाउड है, कुछ लोग कहेंगे वो अलाउड नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस लेवल के लोगों से बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। बट फैक्ट ये है कि अगर ये अपना एनआरआई अकाउंट खोलें तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या बेसिक्स होने चाहिए फिर टर्म प्लान लेने के? देखिए, पहली बात तो ये कि टर्म प्लान बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि प्योर रिस्क और पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, आपको ये देखना है कि उसका क्वांटम यानी मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले सवाल में देखा 1 लाख या 50,000 से कुछ होगा नहीं। तो या तो आप थंब रूल फॉलो कर लें कि आपकी इनकम का 10 गुना कर लें, या आपकी जो लायबिलिटीज हैं या जो आप करना चाहते हैं, उद्देश्य आपके जो है, उनके लिए कितना पैसा आपको चाहिए उतना रकम लेके आप चलें। और ये भी एक चीज बता दूं यहाँ पे, जैसे हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम बोलते हैं कि जैसा आपने पहले भी कहा कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाते जाइए, वैसे इंश्योरेंस को भी इन्फ्लेशन में ध्यान रखते हुए उसका क्वांटम बढ़ाते रहिए। ये नहीं कि आपने अगर आप 20 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो पूरी जिंदगी आप उसी के साथ लगे हुए। ऐसे में योर मनी में कई सवाल आते हैं जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग कि होल लाइफ पॉलिसी ले लें या टर्म प्लान ले लें। देखिए, जितने भी ट्रेडिशनल प्लान हैं वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, और वहां पे जो आपको रिटर्न, ना तो आपको रिटर्न मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए, ना ही आपको उतना क्वांटम जितना इंश्योरेंस आपको चाहिए वो मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट की नीड्स को अलग करके रखें। टर्म प्लान ले और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट में करें, रिटर्न भी बेहतर मिलेगा और रिस्क कवर भी ज्यादा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसी के साथ हेमंत आज शो पे आने के लिए।